नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है और आज 179वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज पितृ दिवस है, इसलिए एक दोहा दुनिया के समस्त पिता को समर्पित कि माँ की ममता का हुआ पग पग पर गुणगान। माँ की ममता का हुआ पग पग पर गुणगान, मगर पिता के त्याग से दुनिया है अनजान। मगर पिता के त्याग से दुनिया है अनजान। पुनः आप सभी का अभिवादन। और आज एक खास विषय पर बातचीत करने आए हैं। आज हम बात करने आए हैं महिलाओं में हिंसात्मक प्रवृत्ति जो आजकल बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे क्या कारण है। क्या आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक परिदृश्य या भावनात्मक जो उथल पुथल चल रही। हमेशा महिलाओं को हम अबला समझते हैं, महिलाओं को हम निरीह समझते हैं। हम समझते हैं कि महिलाएं बहुत कोमल हैं, महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। मैं इस बात से परहेज नहीं करती है बात कि कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। ये भी सच है कि आज पुरुष भी उत्पीड़न का शिकार है और महिलाओं में, चूंकि महिलाओं को जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, और हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां महिलाओं की, नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। वही नारी आज जिस दृश्य को दिखा रही है वो भी भयावह है और हम इस चीज से आपको अलग करनात्मक विषय है। ये विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये जागरूकता के लिए विषय है। तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ विदुषी महिलाएं उपस्थित हैं जो कि इस विषय पर प्रकाश डालेंगी। मैं परिचय देना चाहती हूँ। कई हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं और कई बार वो एज अ थेरेपिस्ट जुड़ी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। साथ ही इंदु साधवानी जी के आभार हम व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर हैं, एक्स मेंबर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की आप मेंबर हैं और साथ ही आप एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो हम पूरी टीम की ओर से आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर शारदा मिश्रा जी आज जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शारदा मिश्रा जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, पूर्व शिक्षिका हैं और तिहाड़ जेल में इन्होंने नुक्कड़ नाटक का बहुत समय तक मंचन किया है और जो महिला कैदी हैं उनके साथ इनका एक अलग रिश्ता रहा है। उनसे भी हम इस बारे में बातचीत करेंगे और आप बहुत सारी कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं और लाइफ कोच भी है। तो जिंदगी को जीने का जो एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, वो बताने के लिए टीना जी हमारे साथ जुड़ी हैं और पहली बार जुड़ी हैं डॉक्टर शारदा मिश्रा। टीना चक्रवर्ती जी, तो विशेष आभार आपका भी। और चलिए विलंब हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बड़ा परिचय है आपका, लेकिन अब मुझे लगता है ज्यादा समय हमारा परिचय में चला जाएगा, इसलिए संक्षिप्त परिचय आपका हमने दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपका
विशेष आभार, धन्यवाद। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि शायद नेटवर्क थोड़ा सा परेशान कर रहा है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी डिगेंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम है। 180 एपिसोड हमारे होने वाले हैं अगले हफ्ते। ये विषय जो हमें देश में, हमारे समाज में महिलाओं की एक अलग पहचान बनती जा रही है, महिलाओं की जो महिलाएं पूजनीय रही हैं, जो महिलाएं आदरणीय रही हैं, जो कमसिन रही हैं, जो फूलों की तरह रही हैं, और वो अब हथियार उठाने लग गई, तो हर घर में एक सोनम पैदा हो जाएगी। और क्यों होगी, उसके पीछे क्या कारण है, समाज का क्या दायित्व है, देश का क्या है, कानून की व्यवस्था क्या है, उन तमाम बातों पर आज बात करेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले मैं डॉक्टर हिमश्वेता अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि इस जो हमारा आज का कार्यक्रम है उस पर आप प्रकाश डालें। और आज जो विषय हमने लिया, महिलाओं के अंदर जो हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके पीछे क्या कारण है आपके हिसाब से? चूंकि आप थेरेपिस्ट हैं, आप काउंसलर हैं, आपके हिसाब से क्या मानसिकता है जो महिलाएं इस ओर अग्रसर हो रही हैं? तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात रखें, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज साफ आ रही है? इको तो नहीं है? तो आज आपने एक बहुत ज्वलंत समस्या के बारे में ये परिचर्चा रखी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जहाँ तक मुझे महसूस होता है कि ये जो हमारे सामने एक समस्या है कि महिलाओं में हिंसात्मक रवैया क्यों बढ़ रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ, और मेरा ऐसा मानना है, जितना कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन किए हैं, उनको देखा है, उनकी जीवन देखा है, कि भले ही हम आज आधुनिक सदी में रह रहे हैं, लेकिन महिलाओं को आज भी बहुत सारी जगह अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। अपनी जो भावनाएं हैं उनको रोकना पड़ता है, कभी सामाजिक परिस्थितियों के कारण, कभी अपने मायके के खानदानी इज्जत के कारण, कभी ससुराल पक्ष के जो निश्चित नियम कानून हैं उनको निभाने के कारण। और लेकिन इसके साथ जो हमारा समय बदला है, तो स्त्रियों के बीच में एक मुखरता आई है, उनको स्वतंत्रता को जीने के तो बहुत अधिक बढ़ी है। तो वो ये महसूस कर रही हैं कि जो वर्तमान में समाज है वो उनकी स्वतंत्रता को देने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने ये महसूस किया कि ये कांड हुआ सोनम रघुवंशी का, तो इसमें केवल सोनम रघुवंशी अकेले जिम्मेदार नहीं है। अगर हम इसके पीछे जाएं, जैसे कि पुलिस ने जो भी जांच की है, उससे हमें सामने ये आ रहा है कि जो उसका परिवार था, उसको उसने सामने रखा था कि मैं राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती हूँ, एक दूसरा लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ और आप मुझे उससे शादी करने दो। लेकिन चूंकि उससे उनके परिवार की इज्जत पर बट्टा लग रहा था, क्योंकि वो एक उनका काम करने वाला एक सामान्य व्यक्ति था, तो उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि इन सारी हिंसात्मक रवैये के पीछे कारण है जो हमारा पुराना पितृ प्रधान समाज है, वो अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार नहीं है। जो आज की जनरेशन में महिलाएं बदल रही हैं, उनके अंदर एक स्वावलंबन की भावना आ रही है, उनके अंदर एक स्वतंत्रता की भावना आ रही है, उसके अनुसार परिवार वाले और समाज अपने आप को नहीं बदल रहा है। इसलिए जब महिला के सामने अपनी इच्छा को चुनने का और परंपरागत तरीकों को देखने का समय आता है, तो ऐसे में
कई बार वो ये चूज करती है कि मैं अपनी जिंदगी क्यों ना जीऊं अपनी तरीके से। और मैं चाह रही हूँ कि मेरा अभी पीछे डिस्टरबेंस है, आप पहले किसी और के व्यूज ले लीजिए, फिर मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। ठीक है। अभी हमने हिमश्वेता जी को सुना। हिमश्वेता जी का कहना है कि स्वावलंबन की ओर अग्रसर है महिलाएं, और महिलाएं चाहती हैं कि अपने हिसाब से हम जिंदगी जिएं, और बहुत उन्हें दबाया भी गया है समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा। काफी हद तक चलिए आपकी बात से हम मृत्यु दंड देना, ये बिल्कुल अ, सरासर गलत बात है। आप किसी को, और जिस तरीके से सिर्फ बात सोनम रघुवंशी की नहीं हो रही है, आज हम उन तमाम महिलाओं की विकृति, जो मानसिक रूप से विकृति आ गई है उनके मन में, उन तमाम महिलाओं के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए चूंकि आज देखिए सौभाग्य की बात है कि आज 4 महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं। एक विशेष महिला डॉक्टर इंदु साधवानी हमसे जुड़ेंगी अभी, और उनसे भी हम राय लेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनस्थिति की बात हम करेंगे। डॉक्टर शारदा मिश्रा, आप मेरी बात से सहमत होंगी, टीना चक्रवर्ती जी आप भी, कि आगे बढ़ना, स्वावलंबन की ओर जाना या स्वावलंबी बनना अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने की होड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में अगर हम अपना अस्तित्व भूलते जा रहे हैं कि हम एक नारी हैं और हमारे अंदर क्षमा, दया, ये सब भावनाएं जो ईश्वर की देन है, जो हमारी प्रकृति रही है हमेशा, उसके विपरीत हम कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर शारदा मिश्रा, आप चूंकि काफी मंचन आपने किया है, मैं हिमश्वेता पास आऊंगी बाद में, आपने काफी मंचन किया है, आप तिहाड़ जेल में रही हैं, और तिहाड़ जेल में बहुत सारी कैदी महिलाएं जो रही हैं उनके साथ आपका एक अलग मेल जोल रहा है। काफी सालों का जो अनुभव है आपका, आज यहाँ पर वो हाँ, उकेरने का समय आया है, क्योंकि इस विषय पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगा जब आप गई वहां तिहाड़, और इस तरह महिला कैदियों, उनकी परिस्थिति, उनकी मानसिक स्थिति क्या रही? क्या आपको बातचीत के दौरान लगा? वैसे जी, स्वागत है। अधिकांश महिलाएं, क्षमा चाहूंगी, अधिकांश महिलाएं मुझे ऐसा ही कहते हुए दिखाई दी कि सब कुछ क्षणिक आवेश में हो गया। उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसका प्रतिकार कैसे करें। और कभी-कभी मतलब कुछ ऐसी भी महिलाएं मिली कि परिवार का प्रभाव था, जहाँ विवाह के संबंध विच्छेद हुए थे। ऐसा उसमें कोई हत्या का कोई कुछ ऐसा नहीं था। छोड़कर भागना, मारपीट करना, वो जैसे होता है हाथापाई वाली स्थिति थी, उसमें शिकायत कर दी गई तो उनको जेल में आना पड़ा। ऐसी स्थिति में ना तो परिवार, उनके पैतृक परिवार ने उनका साथ दिया, ना उनके ससुराल ने। तो उन्हें ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ अचानक करना पड़ा, उन्हें लगता है कि हमने गलत कर दिया। लेकिन जो हो गया, और वो सब कुछ क्षणिक था, एकदम दिमाग में आया और वो हो गया। बाद में कहा कि अरे हमने क्या कर दिया। उसी के लिए वो कह रही थी, हम आश्वस्त हैं जो हमने गलती की तो उसका हम भोग कर रहे हैं, हम अपना अनुभव करें। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। हत्या करना, शिक्षा का अभाव न होने पर भी, सुशिक्षित होने पर भी हत्या करना, और वो भी ऐसे पति की जिससे थोड़े दिन पहले शादी हुई है। थोड़े मैं सोनम की बात का जिक्र करने जा रही हूँ। और उसको ये कहना कि मैंने पूजा करनी है, मुझे वहां पर जाना है, कामाख्या में मुझे प्रसाद चढ़ाना है, आप मुझे छूना नहीं। इस तरह के सब जो वार्तालाप उसके सुनने में आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि ये स्वार्थ था। या तो उस पर वो जो राज लड़का था, उसके घर में काम करता था, भाई कहकर राखी बांधती थी, लेकिन विवाह शायद वो उससे ही करना चाहती थी। पूरे कार्यक्रम का जो उन्होंने उपक्रम किया, जो उसको प्रयोग में लाए, आना जाना, वो बहुत से साथियों से उसने किया, जो वास्तव में उसकी
अपनी मानसिकता को दिखाता है कि चाहे जो हो, शारदा जी, मरना शारदा हो, जी, जीवित रहना हो। हाँ जी, शारदा जी, हम हाँ जी। हम यहाँ पर सिर्फ सोनम रघुवंशी की बात करने नहीं आए हैं, हम उन नहीं, अभी तमाम मैंने जो महिलाओं के सुना बारे में ना, चर्चा करने आए हैं श्वेता दीदी ने बताया, जिनके मैं मन बता में रही इस हूँ तरह वहाँ की की। भावनाएं उत्प्रोत हो रही हैं या जी। वास्तव में ये सब आवेग क्षणिक होते हैं। मन में आया, यदि आपने अपने मन की ये बात किसी को कह दी, तो वो आपका शोषण करेगा। आपको कहेगा हाँ हाँ कर दो, और कुछ नहीं है, हम बचा लेंगे, हम हैं यहाँ पर। ऐसे में वो कर जाती हैं, लेकिन बाद में पछतावा होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। जो कुछ करती हैं बड़ी हिम्मत से करती हैं, कानून हमारे हक में है, हम चाहे जो भी करें हम बच जाएंगे। तो इस तरह की जो विकृत मानसिकता है, जो सोच की जो उनकी स्थिति है, वो थोड़ी बदल गई है। एक दो छूट गए तो उन्होंने सोचा कुछ नहीं होगा, पर एक के बाद एक लगातार। ऐसे ही मैं गांव में बता रही हूँ, मैंने विलेज में भी बहुत काम किया है, वहां भी ऐसी महिलाएं हैं, वो अपने बुजुर्गों से, ससुराल में सास और ससुर से भी मारपीट कर जाती हैं, हस्बैंड से भी लड़ती हैं, लेकिन तब पता लगता है कि आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय है कि वो घर में अपने छोटे बच्चे के लिए दूध भी नहीं ला सकते। तो उसे लगता है कि ये मेरे ऊपर बोझ है, यदि ये ना होते तो मैं शायद अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकती थी। इस प्रकार की जो एक मातृत्व की ऐसी भावना आ जाती है कि बस मैं एक माँ हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा जो कर्तव्य है अपने बच्चे का पालन करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो उसकी अति शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण होता है। समाज में ऐसा जो देखने के लिए मिलता है, सामान्यतः जो केसेस हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसमें सब ऐसा है। कहीं ना कहीं वो अपने विचारों को अपने मित्रों के समक्ष प्रस्तुत करती है। जैसा कि ये पारिवारिक समस्या मुझे लगती है कि परिवार में उन्होंने स्वतंत्रता दी, लेकिन वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल गई। कि हमें तो कहा कि मम्मी पापा ने बोल दिया, माँ पिताजी ने बोल दिया कि जो आपको करना है आप करो बेटा, आप स्वतंत्र हैं, आप सक्षम हैं, आप जो चाहे कर सकती हैं। तो वो जो उनके मन में आया कि अरे पुरुष ही मार सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती, तो इस तरह से उनके साथी मिलकर ये सब करते हैं। अकेली कोई महिला, कोई भी ऐसा किस्सा नहीं है जिसमें अकेली महिला ने ये सब किया हो। मुझे मतलब अभी तक मेरी नॉलेज में तो बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में भी मैंने देखा है जाके, वहां भी ऐसा नहीं है। कहीं ना कोई एक बैकअप है कि हाँ तू कर, हम तेरे साथ हैं, कैसे करेगी हम सब साधन जुटा देंगे। और वो ये नहीं सोच पाती, क्योंकि शारदा मन में जी, एक दम्भ क्या की आप भाव। इस हाँ जी, बात से सहमत शारदा जी, क्या आप इस बात से हाँ जी। सहमत हैं कि जिस तरह किसी महिला को जला के मार दिया जाता था पहले, नहीं तो बिल्कुल पूरा नहीं, एकदम परिवार नहीं। एक होता हाँ, था, स्थिति हो गई बिल्कुल। है कि यहाँ भी हाँ, हाँ आपकी स्थिति बिल्कुल, भी है कि जला के आप मारना भी कुछ भी गलत है, कर रहे हो तो लेकिन पीछे से बैक सपोर्ट है। हाँ वो भी बिल्कुल, वो भी जिस पुरुष ने या जिस नारी ने परिवार की जलाया है, वो उसकी भी मानसिकता ऐसी ही है कि मन में दंभ की भावना आ गई कि मैं तो ऐसा कर दूंगी या मैं ऐसा कर दूंगी। प्रायः ऐसा दहेज के लिए किया जाता है। अधिकांश महिलाओं को दहेज के कारण ही जलाया जाता है, और कोई तो कुछ कर नहीं सकते, या उन्हें चलिए पता लगता शारदा है जी, बच आपका जाएंगे, बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। अंततः। हम अभी अभी आपके थैंक जी यू, थैंक जी यू। अभी हम आपके पास आएंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, हम आपसे जुड़ेंगे और भी आपसे बातचीत करेंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़े हैं, उनका अभिवादन करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनीता साहनी जुड़ गई हैं, अभिनंदन है। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे जो हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट है उसकी बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता है और कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, अभिवादन। सुदर्शन शर्मा सुधी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ये फाउंडर मेंबर हैं हिंदी साहित्य संस्थान की और संयोजिका के पद पर हैं फिलहाल, और मेरी बहुत अच्छी दीदी हैं, तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और टीना जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि आपके दिमाग में ये सेट है कि आप स्वच्छंद हो। स्वतंत्र और स्वच्छंद में ज्यादा बारीक फर्क है, जो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है आज के समय में।
तो जो जितनी महिलाएं हैं उनकी जो मानसिकता है एज अ लाइफ ट्रेनर, अगर आप एज अ लाइफ कोच की मैं बात करूं, जहां पर आप जिंदगी को, आज जो महिला है, महिला की जो सोच हो गई है, क्योंकि हमेशा मैंने, आप सब यकीन मानिए, जब मैं पोस्टर बना रही थी, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ कि जब मैं पोस्टर बना रही थी, गूगल पे 4 घंटे मैंने सर्च किया है, एक पुरुष की तस्वीर नहीं मिली जिसमें वो प्रताड़ित हो रहा है। ये मानसिकता है लोगों की कि पुरुष कभी प्रताड़ित हो ही नहीं सकता, उसके लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए, सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून आप बनाइए। मैं ये नहीं कह रही कि महिलाएं सारी महिलाएं गलत कर रही हैं, या मैं ये भी नहीं कह रही कि महिलाओं को का शोषण नहीं हो रहा या महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा। महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज पुरुषों के लिए कानून बनना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पुरुष, हमारे घर में भी बेटे हैं, तो हमें भी जैसे बेटियों के लिए डर लगता था, बेटों के लिए डर लगने लगा है। और मैं इस मंच के माध्यम से एक माँ होने के नाते बात को रखना चाहती हूँ कि डर लगता है। तो इस तरह की जो भावनात्मक परिवर्तन महिलाओं के अंदर आ रही है, और टीना जी एक आईटी प्रोफेशनल आप हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जरूर आप जुड़ी हुई हैं, क्या कारण है कि महिलाएं इस ओर अग्रसर हो रही? बहुत अच्छा सवाल पूछा बेबी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं अपना एक दृष्टिकोण रखना चाहती हूँ यहाँ पे। ये जब मैं हजारों हजारों बच्चों से बात करती हूँ, प्रताड़ित औरतों से बात करती हूँ, एक मनस्थिति उनकी बड़ी क्लियर होके सामने आती है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं एक इंसान को, और नोटिस करिए मैं यहाँ पे औरत या आदमी नहीं कह रही, एक इंसान को जब एक टाइम तक दबाया जाए, जब उसका विस्फोट होता है, वो देखने में अच्छा नहीं होता, वो सुखद नहीं होता, वो पीसफुल नहीं होता। उसका जो आउट मतलब ब्लास्ट होता है या फिर उसका जो विस्फोट होता है, वो मतलब दुखद है, वो चाहे पुरुष हो चाहे वो औरत हो। अब हम इस मंच पे इस बात पे बात कर रहे हैं कि औरतों में ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मंथरा रही है, कह रही है, सालों साल अगर हम बैठे अपनी हिस्ट्री खोले, औरतें हमेशा से विलन्स रही हैं। समहाउ हमारे दिमाग में, हमारे सोसाइटी में हमने एक बहुत केयरिंग, नर्चरिंग इमेज रखा है लेडीज का, कि वो अपना ध्यान रखती है क्योंकि वो जीवन इस दुनिया में लाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को कंडक्ट करें, और भारतवर्ष में वो करती भी आई हैं। बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान भी वही रखती हैं, हॉस्पिटल में नर्सेस का काम बहुत बढ़िया से वो करती हैं। अगर आप बाकी देशों में जाएं आप देखेंगे, और औरत और मर्द इक्वल प्रोपोर्शन में हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, मगर इंडिया एक ऐसा शहर मतलब देश है जहाँ पे औरतें ही इस चीज का भार उठाती है। और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपने दिया कि पुरुष कभी प्रताड़ित हुए दिखे नहीं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई हमें प्रताड़ित कर सकता है। आज भी हमारी बहन, हमारी बेटियों के साथ बहुत कुछ हो रहा है क्रॉस इंडिया। ये एक केस या फिर 2 केसेस या 5 केसेस या 10 केसेस एक रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए औरतें अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रही हैं। मैं इस पूरे डिस्कशन को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना चाहती हूँ, और डायरेक्शन ये है कि हमें इसमें अगर पॉजिटिव देखना हुआ तो हम ये देखें कि आजकल औरतें अपने बारे में जागरूक है, अपने हक के लिए बोलना जान रही हैं, और अभी कोई आके बोल रहा है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा, तो एटलीस्ट अपने बारे में अपने आप को डिफेंड करने लायक बन गई हैं। बट दुख की बात यही है, जो मिश्रा मैम भी बोल रही थी, कि आज भी पीछे कोई ना कोई आदमी है जो उनको गैसलाइट कर रहा है, जो उनको बोल रहा है तुम ये कर डालो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो अपने विश्वास बिल्कुल में, सही। प्रेम में बह के वो ऐसा कुछ कर जाती हैं
बस वो एक चीज की आशा में कि हमें घर मिलेगा, हमें एक आदमी मिलेगा जो हमारा ध्यान रखेगा, जो हमसे प्यार करता है। आज भी औरतों को बरगलाया जा रहा है। टू लार्ज एक्सटेंट ये विकृत जो आप वो देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, वो अगर आप देखें अच्छे से, इसकी समीक्षा करें, इसके पीछे भी किसी ना किसी आदमी का प्रोत्साहन है। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है। जब हम चीजों के पीछे गए हैं, हमें पता चला है किसने इसका दिमाग खराब किया, किसने इसको इतना ज्यादा एनकरेज किया कि जाके अपने माँ बाप के सीने में खंजर भोंक दो। और अगर हम देखें, ये लड़कों के केस में भी हो रहा है। मैं कल ऑफिस में बैठी हुई थी, हमारा कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में ऑफिस है, वहां पे संजय वन है। वहां पे मेरे कोलीग मुझे बता रहे थे, कुछ साल पहले एक लड़का आया था जिसने अपने माँ बाप बहन सब तो ये समय है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी हिसाब से नहीं है ये, ओवरऑल चाहे सब में ये विकृति बढ़ रही है। आप इंडोनेशियन सीरियल्स देखिए, कोरियन सीरियल्स देखिए, इनफैक्ट हमारे नेटफ्लिक्स में भी कुछ सीरियल्स देखिए जो बच्चों को खुला एक्सेस है, उसमें से वायलेंस है। कुछ भी चाहिए खून कर दो, घर से चोरी करके भाग जाओ, इंटरनेट पे ढूंढ लो, बम बना लो देख के। तो ओवरऑल ये जो फ्रीडम है, डेटा का फ्रीडम है, इंटरनेट का फ्रीडम है, इसको हमारे सकारात्मक जगह से नकारात्मक तरीके से ज्यादा यूज किया जा रहा है। और पॉजिटिव साइड भी है इसका, मगर अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव साइड तो बोलते धर्म का चक्का धीरे घूमता है, जो नेगेटिव है वो बहुत ही जल्दी हम लोगों को हिट कर रही है, हमारे सामने उपस्थित हो रही है। फिर हमें ये सोचने की जरूरत पड़ी है, क्या हम ये सब बंद कर दें, बच्चों को पढ़ाना बंद कर दें, कोविड स्कूल में बच्चों को भेजना बंद कर दें, लड़कियों को बुर्का पहना दें? फिर ये सब सवाल भी उठ सकते हैं। मगर हमें ये जानने की जरूरत है कि हम कैसे, ये जो स्वतंत्रता आपने बात कही, बहुत सुंदर बात कही आपने, ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, ये जो सहूलियत हमें मिली है एक्सेस के लिए, इंटरनेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, हम उसको कैसे इस्तेमाल करें? अपने फायदे में इस्तेमाल करें या फिर हम अपने छोटे स्वार्थ इस तरह से कि किसी लड़के के साथ भागना है उसके लिए इस्तेमाल करें, कैसे किसी पेरेंट्स को मार डाले, कैसे किसी लड़के को मार डाले? और आज भी लड़कियों को ये जानने की जरूरत है कि वो अपने आप में संपूर्ण है। किसी आदमी के बरगलाने पे, गैसलाइट करने पे या फिर ब्रेन वॉश करने में उनको जानने की जरूरत है कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम उनके बिना भी अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं और अपना चयन कर सकते हैं किसके साथ हम रहना चाहते हैं, किसके साथ हम नहीं रहना चाहते, विदाउट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। आप लोगों की जैसे मेरी अच्छी हिंदी नहीं है, आई एम सॉरी, मैंने बीच में थोड़ा सा अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात आपने टीना जी कही, आपने उन पहलुओं पर बातचीत की। मैं डॉक्टर इंदु से आग्रह करती हूँ, कृपया आप अपना कैमरा ऑन करें, और आपकी अब ज़रूरत हमें महसूस होने लगी है, क्योंकि आप उन तथ्यों को सामने लाएंगी जिसकी वजह से जो मानसिक रूप से जो बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव क्यों आते हैं। कुछ संदेश है, मैं पढ़ना चाहती हूँ इंदु जी को बुलाने से पहले। ये रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप आर्ट एंड लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत अच्छे टीचर हैं, साथ ही आप जेल में इन्होंने बहुत कार्य किया है। अगर आज शारदा जी नहीं होती इस कार्यक्रम में तो पक्का रुपेश जी हमारे साथ जुड़े होते। और रुपेश कई बार हमारी परिचर्चा का हिस्सा रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। इन्होंने लिखा है कि ये बहुत अच्छा विषय है, आज महिलाओं के कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। साथ ही एक और संदेश है, फ्लैश करना चाहती हूँ। लिखा है कि प्रताड़ित पुरुष आगे आकर इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि समाज में ये मानसिकता है कि मर्द रो नहीं सकता, मर्द को दर्द नहीं होता। और एक पुरुष प्रधान जो समाज हमारा रहा है हमेशा, उन्हें ये लगता है कि अगर मैं अपने बारे में कुछ बोलूं तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, लोग मुझे मर्द नहीं समझेंगे। ये कारण है कि बहुत सारे ऐसे मर्द हैं दुनिया में जो तकलीफ में हैं लेकिन बताते नहीं। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है टीना जी। और साथ ही सुदर्शन जी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भी संदेश लिखा है कि लेकिन विभा जी अब डर क्यों लगता है जब महिलाओं के परिवार वालों को डर नहीं लगता। संपूर्ण प्रताड़ना के बाद भी लोगों ने लड़कियों की शादी से इनकार नहीं किया। शादी से इनकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये समाज की परंपरा रही है, सृष्टि का नियम है, शादी ब्याह होना है। और इससे अगर आपकी मर्जी नहीं है
तो आप शादी मत करिए। इसमें आपके ऊपर परिवार का भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अब हम इंदु जी से थोड़ी बातचीत करते हैं। इंदु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे शॉर्ट नोटिस पर आप आईं और हमसे बातचीत करने के लिए आपने अपना समय दिया। आपका विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं। तमाम श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर इंदु साधवानी जी हमारे विशेष आग्रह पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। इंदु जी, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके मन में क्या विचार आते हैं? महिलाओं के अंदर जो ये प्रवृत्ति धीरे-धीरे पनप रही है, ये आगे चलकर भयावह स्थिति में ना तब्दील हो जाए, हमें क्या करना चाहिए? स्वागत है आपका। इंदु जी, आपका माइक बंद है। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। हिंदी साहित्य आपने सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। आप सभी सुधी वक्ताओं को भी मैं नमस्कार करती हूँ। जी, बहुत ही अच्छा विषय आपने चुना है। शुरुआत करना चाहूँगी, हालांकि मैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखूँगी कि जो केसेस पहले से आपने डिस्कस किए हैं उनका रिपीटिशन ना हो। कुछ हफ्ते पहले ही हमने पुणे में एक महिला का केस सुना, पुणे में 2024 में, जिसमें एक महिला ने प्रेमी की हत्या की, लाश को काटा, नीले ड्रम में बंद किया। क्या ये कल्पनीय है? खासतौर पर तब जब हम ये कहते हैं कि ये कृत्य महिला द्वारा किया गया था और बड़े आराम से वो महिला रह रही थी। 24 साल की शिक्षित युवती थी ये, जिसने सुनियोजित तरीके से ये काम किया। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सुधी वक्ताओं का, जिन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि ऐसी जितनी भी योजनाएं होती हैं उनकी अकेले की नहीं होती हैं। पर बात करते हैं इसके पीछे के परिदृश्य की। जब जांच की गई, काउंसलिंग की गई महिला की, हालांकि अभी तो ये अंडर प्रोसीजर है केस, पर कुछ तथ्य सामने आए कि वह युवती बचपन में दमन का शिकार थी, यौन शोषण का शिकार थी, लंबे समय से उसे मानसिक तनाव था और आज उसकी परिणति इस रूप में हुई है। गाजियाबाद का एसिड अटैक का केस शायद आपने सुना हो, 2023 का ये मामला है, जिसमें एक महिला ने अपने पति की दूसरी पत्नी पर तेजाब फेंका। अब जब मैं यहाँ पर दूसरी पत्नी की बात कह रही हूँ तो अंदाज लगाना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ कारण कुछ और था। कारण था महिला कई वर्षों से घरेलू हिंसा की शिकार थी। आखिर ये हो क्यों रहा है? आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में 28% तक की बढ़ोतरी हुई है। वैभवी जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने सही कहा, यदि आप महिलाओं के साथ हुए अपराधों के बारे में सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर हजारों रिकॉर्ड्स, हजारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो ये सारी बातें बताएंगी। लेकिन महिलाओं के द्वारा कारित अपराधों के बारे में अगर आप सर्च करते हैं तो आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। आपका सर्च क्राइटेरिया ही चेंज हो जाएगा। हालांकि अब ये बात सच होती साबित हो रही है। डॉक्टर इंदु, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि जो आपने कहा कि सर्च क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। मैं लिख कुछ रही हूँ टीना जी, और वहां पर सिर्फ महिलाओं के बारे में चीजें आ रही है, पुरुष का कोई जिक्र नहीं हो रहा। ये भी एक मुद्दा है। जी जी डॉक्टर इंदु। जी जी, तो इसके पीछे कारण क्या है? अपमान करना, बेसिकली अपमान सहना नहीं, अपमान करना आज की डेट में ये परिणति हो गई है, क्योंकि महिलाएं अब इस हिंसा का जवाब देना जानती हैं और वो जवाब विकृत तरीके से दे रही हैं, क्योंकि इनके द्वारा कारित हिंसा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप ले चुकी है। जब ये अपमान करती हैं तो इसके पीछे आज की जनरेशन की टिट फॉर टैट वाली जो सोच है, जैसे को तैसा, ये काम करती है। नजरअंदाज कर देना चीजों को, इसके पीछे बढ़ी हुई सेल्फ वर्थ और घटती हुई रिस्पेक्ट और मोरालिटी, कम होती हुई नैतिकता काम करती है।
बच्चों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना, इसके पीछे ईगो काम करता है, क्योंकि बच्चों का ईगो हाई होता है, उसका जवाब और ज्यादा बढ़ा करके इस तरह से उपयोग किया जा रहा है। अब पीड़िता न रहकर महिला जो है हिंसा की जनक बन गई है। हम खुद से सवाल करें कि जब हम गुस्सा होते हैं तो क्या कभी हम पछतावा करते हैं? और पछतावा भी करते हैं तो मनोविज्ञान में एक शब्दावली का हम बहुत उपयोग करते हैं। एक एनालिसिस होता है थेरेपी में कि हम सोचें कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है को बदलकर हम अपना एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं कि हम बुरे से बुरा क्या कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, हम गुस्से में तो अपना एनालिसिस नहीं कर सकते, जब हम बाद में आत्ममंथन करते हैं तब हम एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। क्या नियंत्रण से जाकर के किसी को अपमानित करना, उस अपमान से ज्यादा बढ़कर, एक कदम बढ़कर के आजकल रिएक्शन दिखाई दे रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप गुस्सा करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। यदि आप अत्यधिक गुस्सा करते हैं तो भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि शोधों में ये पाया गया है कि 65% महिलाएं महीने में कम से कम एक बार गंभीर गुस्सा जरूर महसूस करती हैं, और आधी से अधिक, इसमें से 65% महिलाओं में, भारतीय महिलाओं में आधी से अधिक महिलाओं का गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अगर इस बात का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि जो रिप्रेस्ड एंगर है, जैसे हम दबा हुआ आक्रोश या कुंठा कहते हैं, वो एक कारण निकल करके आता है। पहले महिलाएं चुप रहती थी, आज वो बोल रही हैं, केवल बोल नहीं रही, कर रही हैं। और बोलना यदि संवाद के रूप में होता तो उसका समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन ये अब हिंसा के रूप में परिणत हो रहा है। ये हिंसा जो है सीखी हुई है, बिल्कुल सही कहा जुड़े हुए वक्ताओं से, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये लर्न्ड बिहेवियर है, और भावनात्मक थकान, तनाव इसके पीछे एक और कारण है। लगातार काम, बच्चे, समाज का दबाव, ये सब मिल करके महिलाओं को मेंटली ओवरलोड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, पर क्या हमारी जो पहले से जिम्मेदारियां हैं वो कम हुई? हमने खुद की जिम्मेदारियों को बढ़ाया है। तो ये ओवरलोडेड ब्रेन जो है, नेगेटिविटी को जब टॉलरेट नहीं कर पाता, तो इस तरह से विध्वंसात्मक प्रतिक्रियाएं जो है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक और सबसे बड़ा कारण अगर मैं आपको इसके पीछे बताऊं तो हार्मोनल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि PSM है, पोस्टमार्टम डिसऑर्डर, डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, इन सभी का भी व्यवहार पर बहुत, ऐसे व्यवहारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अंत में मैं कुछ समस्या के रूप में न छोड़ करके कुछ समाधान परक बातें जरूर कहना चाहूंगी। अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको लगता है आज की डेट में अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो सब सोचते हैं ये टैबू है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाने की बात को लोग इस तरह से कहते हैं कि हम पागलों के डॉक्टर से क्यों कंसल्ट करें। पर क्या फिजिकल हेल्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है? नहीं, जरा सा बुखार होता है हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। सिमिलर प्रायोरिटी देना जरूरी है मेंटल हेल्थ को। मेडिटेशन और योग की बात बिल्कुल आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम खाने को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तीनों टाइम हम खाना खाते ही हैं, बिल्कुल वैसे ही मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना जरूरी है लोगों को। जब भी हम गुस्से में रहें तो अकेले न रहें, बात करें, मदद लें, लिखें, लिख करके, फाड़ करके फेंक दें। ये कुछ तकनीकें, बहुत सारी तकनीकें हैं, यहाँ पर मैं लाइव सेशन में तो खैर उन सभी के बारे में नहीं बता सकती हूँ, पर बहुत सारी ऐसी तकनीक हैं जिनकी मदद से लोग जो हैं, महिलाएं खास तौर पर, अपनी इस बड़ी हुई जिम्मेदारी को हिंसात्मक रूप देने से पहले अपनी मेंटल हेल्थ में सुधार कर सकती हैं, और इस हिंसात्मक प्रवृत्ति से बचा जा सकता है। महिलाओं की हिंसा को नकारना समाधान नहीं है, उसे समझना पड़ेगा पहले तो, और उसे स्वीकारना होगा। यही पहला कदम है और प्रभावी कदम है। बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंदु। डॉक्टर इंदु, एक बात जो हम समझ पा रहे हैं या इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं प्रश्न के रूप में, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए, इस पटल के मुख्य सलाहकार हैं। बहुत बहुत अभिवादन है आपका हमारे साथ लगातार। गिरिंदर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन है हमारे साथ। राजीव अग्रवाल जी हमारे पटल के संयोजक हैं, जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मानसिकता चाहे जो भी हो, परेशानी चाहे जो भी हो, किसी को मार देना ये सॉल्यूशन नहीं है। और चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी की हत्या करना उचित नहीं है। अगर आप मैं टीना जी के पास आऊंगी। डॉक्टर इंदु, आपके पास मैं थोड़ी देर में आती हूँ। डॉक्टर टीना जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए अगर हम नहीं चला पा रहे हैं इस रिश्ते को, या हमें हमारा पार्टनर पसंद नहीं है, तो हम तलाक भी ले सकते हैं, हम अलग भी रह सकते हैं, मारने की क्या जरूरत है? क्या कहेंगी? कितने लोगों में करने की हिम्मत है? कितने लोगों में ये करने की हिम्मत है? ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। हम औरतें कहती हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनूंगी। और निंदू जी, थैंक यू सो मच, आपने ये बात कही और मुझे इतना अच्छा लगा कि मोर देन 80% ऑफ माई क्लाइंट्स आर विमेन। आदमी आते ही नहीं काउंसलिंग के लिए। और मजेदार बात देखिए, वो आके बोलती है हमारे हस्बैंड को प्रॉब्लम है टीना जी, आप हमारी हेल्प कर दीजिए। मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं उनको ये बता सकती हूँ, मैं उनको बहला फुसला के रात को ये समझा दूंगी कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। वो नहीं आएंगे, उनकी बीवियां आएंगी। अगर आपको आपका पति नहीं पसंद, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनके हस्बैंड ने पब्लिक में उनके साथ बदतमीजी करी है, हाथ छोड़ा है, धक्का मारा है, उसके बाद भी वो उनके साथ रह रही हैं। ये तो गजब बात है। मैं बोलती हूँ कि आप कैसे कर लेती हैं, मगर एट द एंड ऑफ इट हमें इंसान को चॉइस देनी पड़ती है। हम भी उनको ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। एक आदमी तो उन्हें वैसे ही ब्रेन वॉश कर रहा है, फिर पता चला उनका काउंसलर, उनका कोच भी उन्हें ब्रेन वॉश करने लग जाए, फिर औरत बेचारी सोचे मैं इधर जाऊं तो भी मैं क्या करूं, मैं उधर जाऊं तो भी करूं। उधर माँ ब्रेन वॉश कर रही है, उधर बच्चों की शक्ल देखनी पड़ती है, सास की शक्ल देखनी पड़ती है, समाज की शक्ल देखनी पड़ती है। ये प्रेशर्स है औरतों पे, जिसकी वजह से वो ये बोल्ड स्टेप नहीं उठा पाती है। इनफैक्ट आदमियों का, एंड अगेन मैं आदमियों के अगेंस्ट नहीं कह रही हूँ, समाज का, लेट अस नॉट से आदमी, समाज का भी ये है कि शादी हो गई, जल्दी जल्दी बच्चा कर लो, जो शादी में प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। कितनी गलत सोच है। मैं माओं को कहना चाहती हूँ, सारी माएं जो यहाँ पे आई हैं, ये गलत सोच है। चाहे वो बेटों की माएं हैं, चाहे बेटियों की माएं हैं, कभी भी बच्चा कर लेना एक सोल्यूशन नहीं है, वो एक बड़े प्रॉब्लम को जन्म देना है। क्योंकि एक बच्चे को दुनिया में लाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब जानते हैं। और किस तरह के वो एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा होगा, वो देखेगा अपने बाप को रोज दिन अपनी माँ को पीटते हुए, या फिर अपनी बेटी को एक लड़की देखेगी, तो उसकी क्या मानसिक प्रवृत्ति होगी जब वो बड़ी होगी, क्या पता। जैसे इंदु जी ने बोला, व्हाट इज देयर, जो बोलते हैं ना आइसबर्ग मॉडल, 2/3 तो पानी में है, दिख ही नहीं रहा है, किसके वजह से ये विस्फोट हो रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो कितनी लड़कियों में, मैं फिर से पूछती हूँ सवाल, कितनी लड़कियों में हिम्मत है कहने की बस हो गया मैं तो चली? बहुत कम। उनके पैरों में ये बेड़ियां बांध दी जाती हैं, उनको एनकरेज करने की जगह उनको डिस्करेज किया जाता है, क्या कर रही हो, तुम्हारे बच्चे हैं, लोग क्या कहेंगे, कुछ दिन बस झेल लो। और मैं तो ये तक सुना है कि ऑर्गेनिकली अलग हो जाना, कुछ दिन बाद जब बच्चे निपट जाएंगे, कॉलेज हो जाएगा, उनकी अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे अलग हो जाना, डिवोर्स की क्या जरूरत है। तो मैं इस बात से संपूर्ण तरीके से अलाइंड हूँ कि अगर नहीं पसंद तो आगे बढ़ो। उस हिसाब से मुझे मॉडर्न बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, उनको जो चीज जब नहीं पसंद आती तो वो आगे बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट आजकल वो कमाते हैं तो अपने बच्चों का ध्यान रखने में भी सक्षम है। मगर हिम्मत कितने लोग करते हैं, हम में से कितने लोग एनकरेज करते हैं कि हाँ आप करिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आज के मॉडर्न जमाने में भी जब लड़की माँ के घर आती है, कहती है बेटा वो घर तो तुम्हारा ही है, यहाँ पे आए हो अच्छी बात है,
थोड़ी मन की भड़ास निकाल लो, चलो गोलगप्पे खा के आ जाते हैं, चलो थोड़ा सामान खरीद लेते हैं, ये लो सगन का लिफाफा, ये लो 2 किलो चीनी, 1 किलो चावल, अपने घर जाओ, हो गया बहुत। कितनी माएँ इतना ध्यान रख सकती हैं, इतनी हिम्मत कर सकती हैं कि नहीं होगा मेरी बेटी के साथ ऐसा। ये रीज़न बन जाता है कि लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ पाती। ये जो हम एक स्ट्रॉबेरी ड्रीम देते हैं कि तुम बड़ी हो जाओगी, फिर तुम शादी होके अपने घर चले जाओगे, सारी मन की इच्छाएँ तुम वहाँ पूरी करोगी। मैं ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिनको अपने माँ-बाप के घर में बिस्तर तक नसीब नहीं हुआ है, कि ये तो शादी होके चली जाएगी, इसको कमरे की क्या ज़रूरत है, इसको बिस्तर की क्या ज़रूरत है, दादी के साथ सो जाएगी, मम्मी के साथ सो जाएगी, सोफ़े पे सो जाएगी, कोई बात नहीं, कुछ ही सालों की बात है, अपने घर जाएगी। और लड़की वो के लिए अपना बड़ा घर दुःख कभी होता नहीं है। मिलता औरत को, वो उन्हें वो वहाँ अपना जाके कभी मायके सोचना में है मैं मिलता है बाहर ना वाली हूँ, ससुराल में मिलता है। अपना घर नहीं मिलता, अपने घर में अपने नहीं हुए, उस घर में जाके रोज़ रियलाइज़ किया जाता है, तुम तो बाहर वाली हो। तुम अच्छा तुम ऐसे सब्ज़ी खाती हो, हम तो ऐसा नहीं बनाते। हमारे घर में ऐसा नहीं होता, अब तुम्हें हमारे घर के नियम मानने पड़ेंगे। वो लड़की सोचती है मेरे साथ ये क्या हुआ? तो कितनी लड़कियाँ हिम्मत कर पाती हैं ये बोलने के चलिए लिए बस मैं चली टीना गई। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कहा कितनी महिलाएँ हिम्मत करती हैं, कितनी लड़कियाँ हिम्मत करती हैं। श्वेता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता जी, कितनी लड़कियाँ जी। हिम्मत करेंगी आगे बढ़ने की या तलाक लेने की, या आपको लगता है कि सारी बातें जो हम आज पटल पर कर रहे हैं, वो जस्टिफाइड है कि आप किसी को मार दो? कितने भी मानसिक रूप से अगर आप ग्रसित हो, परेशान हो, आप कानून का भी सहारा ले सकते हो। कानून तो बहुत है महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए कानून नहीं है, महिलाओं के लिए तो बहुत कानून है, आप कानून का सहारा ले सकते हो। किसी को ड्रम में बंद बिल्कुल। कर देना, किसी का कत्ल कर देना, ये कहाँ तक जायज़ है? इससे पहले आप अपनी बात करें, उमंग सरीन जी का मैं अभिवादन करती हूँ। उमंग सरीन जी बहुत अच्छी गज़लकार हैं, कहानीकार हैं और लघु कथा लिखती हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हिमश्वेता जी, प्रवृत्ति जी। जो बढ़ रही है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन टीना जी ने बहुत अच्छी बात कही, शारदा जी ने बहुत अच्छी बात कही और इंदु जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, मनस्थिति को दर्शाया है। अभी तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उस मनस्थिति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हिंसा आई कहाँ से। टीना जी, आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। मैं पूरे पटल की ओर से आपका बहुत अभिवादन करती हूँ। हिम श्वेता जी, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्यों हम अपने आप को इतना ज़्यादा सबसे पहले तो ये जो महान बनने की महिलाओं की प्रवृत्ति है ना, मैं सुपर वुमन हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और ये थोड़ी-सी एप्रिशिएशन घर में मिल जाती है कि हाँ, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, तुम तो सब कुछ कर लेती हो, बस वो बिल्कुल। हनुमान बन जाती हैं, पहाड़ उठाने लग जाती हैं। तो ये जो राइट। ये एक तरह का ये गेम है जिसमें महिलाएं जिंदगी भर उलझी हुई रहती हैं। तुम सुपर वुमन हो ये बिल्कुल। कह के लोग हमेशा इनको हर काम करने के लिए, जो काम वो नहीं भी कर पाती हैं, वो भी करने की कोशिश करती। टीना जी, अगर आप सहमत हैं तो बिल्कुल। सुपर वुमन बनने की जो चाह है, मुझे लगता है वो थोड़ा कम करना चाहिए। आपकी जितनी क्षमता है उतना काम कीजिए, जितनी क्षमता है उतना बिल्कुल। सबको संभालिए। नहीं कर पाती हैं, हाथ जोड़ लीजिए। क्या कहेंगी आप? चाय ले लीजिए आप। जी, मैं बस इस बारे में यही कहना चाहती हूँ कि देखिए हर इंसान में, चाहे स्त्री हो या पुरुष, 2 चेहरे होते हैं। एक होता है देवदूत का, एक होता है शैतान का। अब उसकी परिस्थितियाँ, उसके अंदर के जो संस्कार हैं, उस पर ये डिपेंड करता है कि एक स्ट्रेस से भरी सिचुएशन में, जहाँ पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे लग रहा है कि उसका जीवन जा रहा है, उसके जीवन की सारी खुशियाँ जा रही हैं, ऐसे में वो क्या डिसीज़न लेगा या लेगी। तो अगर हमारे को उस समय कोई ऐसा कनेक्शन हो, हमें कोई ऐसा साथी हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें राह दिखा दे कि देख, तू परेशान है, लेकिन परेशानी के हम 2 सॉल्यूशन है, तुम उसे हिंसात्मक तरीके से भी उसको सॉल्यूशन दे सकते हो और एक इसको दूसरी तरह से भी सॉल्यूशन कर सकते हो। तो उस व्यक्ति को एक नई राह मिल सकती है कि वो सोचे कि हाँ, मैं इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन हमारे अंदर का जो डर होता है, हम जो इमेज कॉन्शियस होते हैं अपनी इमेज को लेके, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की इमेज को लेकर, वो हमें सच का सामना नहीं करने देता और सच को कहने नहीं देता।
जो भी इस तरह के केसेस होते हैं जहां पर घरेलू हिंसा के कारण स्त्रियां बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाती हैं, तो हिंसा औरत के अंदर नई बात नहीं है। एक सास के रूप में, ननद, जेठानी, देवरानी के रूप में महिला हिंसा करती रही है। पहले जब ससुराल वाले पीड़ित करते हैं तो वो अपने बच्चों को पीट कर अपने उस फ्रस्ट्रेशन को निकालती है, वो भी हिंसा का ही एक स्वरूप होता है। जब उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं तो उसे कुछ नहीं मिलता, वो अपने बच्चों को ही मारती है। और अगर बच्चे नहीं होते या वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है तो वो अपना सिर दीवार में फोड़ेगी, सामान को फेंकेगी। इस तरह से भी वायलेंस को दिखाया जाता है और वो अपने अंदर के जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एक डिप्रेशन है, उसको निकालती है। तो हिंसा कभी भी स्त्री या पुरुष के लिए नई चीज नहीं है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका बदला है। और वो जो तरीका बदला है, इसमें मैं कहूंगी कि जो नेटफ्लिक्स जैसी ये जो चीजें हैं जिनमें हमें आसानी से ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक स्त्री ने ये किया, एक गर्लफ्रेंड ने ये किया, तो हम जब हमें कोई दूसरा गैसलाइट करता है, बरगलाता है, तो हम उसकी बातों में आ जाते हैं। अदरवाइज गंगूबाई के प्रेमी की तरह बहुत सारे प्रेमी रहे हैं जिन्होंने प्रेम का झांसा देके महिलाओं की एम्बिशंस का फायदा उठाकर उसको गहने भी चुरवा लिए और उसको जाके कोठे पर बेच आए। तो महिला की सबसे बड़ी कमजोरी है उसके इमोशंस। इमोशंस उसके अतिरेक होते हैं, एक्सट्रीम्स पे होते हैं। पुरुष हमेशा लॉजिक से काम लेता है, इमोशंस में इतना नहीं बहता। और पुरुष हमेशा यही करता है कि वो उसकी भावनाओं से खेलकर उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसका जो प्यार है, उसकी जो टैलेंट है, उसको मिसयूज, एब्यूज करता है और उसको अपने फायदे के लिए उपयोग में लाता है। तो यहाँ पर जरूरत यह है कि महिला पहले अपनी शक्ति को समझे। महिला हमेशा ये समझती है मैं कमजोर हूं, मुझे अपने लिए एक सहारा चाहिए जिसे कि वो किसी अलग पुरुष में, कभी पिता में, कभी भाई में, कभी बॉयफ्रेंड में, कभी पति में और फिर आगे चल के बेटे में ढूंढती है। बट उसे ये समझना पड़ेगा कि वो खुद ही शक्ति है। वो खुद ही अपने पिता को बेटी के रूप में, अपने प्रेमी को प्रेमिका के रूप में, अपने बेटे को माँ के रूप में जब सपोर्ट करती है तो उस शक्ति का उपयोग वो अपने को उठाने के लिए, अपने को बचाने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए कि यस, दिस इज माई चॉइस एंड आई विल गो विद माई चॉइस। इफ यू एक्सेप्ट इट इज गुड एंड इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट्स फाइन। सो ये कहना आना चाहिए। सबसे पहले उसे अपनी अंदर की ये इनसिक्योरिटी निकालनी पड़ेगी कि अगर ये घर छूट गया तो क्या होगा। जैसा कि एक बार जो हमारी बहुत फेमस पॉलिटिशियन है इसमें जी, क्या इस बात को हम रख सकते हैं कि हर बिटिया को, हर महिला को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ मुझे लगता है फिनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ साथ कर रही थी, मैं इसमें जी मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। जी हाँ, इसके साथ ही साथ मैं एक बात ये और कहना चाहती हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, जिसमें कि हम सारी चीजें सिखा रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम संस्कार डालें और उन संस्कारों में हम डर ना सिखाएं। हम ये सिखाएं कि कब हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, कब हमें एक्शन लेना है, कब हमें एक्शन नहीं लेना है, और अपने आप में कैसे हिम्मत जगानी है, ये हमें सीखना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में हिम्मती है और ताकतवर है, वो कभी किसी दूसरे पे हमला नहीं करता। आप देखेंगे जानवरों में भी यही प्रवृत्ति होती है कि वही जानवर अटैक करता है जब उसे लगता है कि वो इनसिक्योर है। बंदर आप पे तभी घुड़की देता है जब उसे लगता है आप उसके पास जा रहे हो और उस पे हमला करने वाले हो। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि हमें एक आध्यात्मिक बल देने वाली शिक्षा को हमारी एजुकेशन सिस्टम में जोड़ने की सख्त जरूरत है। चलिए हिमश्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर बात आपने कही। उमंग सरीन जी लिखती हैं कि सास द्वारा बहू को जलाया जाता है, स्त्रियां भी हिंसक होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी हिंसा पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, और ये सदियों से चला रहा है, ये कोई आज का विषय नहीं है। आज टीवी मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा ये चीजें बहुत हाईलाइट हो रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं, इसलिए आज ये चर्चा का विषय है। लेकिन जैसे कि
अभी हमने एक फिल्म देखी थी जाट, जिस तरह नेटफ्लिक्स की बात इन्होंने कही, जिस तरह सोशल मीडिया की बात चल रही है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये सास बहू वाले सीरियल्स और पिक्चर, इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो सिर्फ 3 घंटे की पिक्चर नहीं होती, वो हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं वो घर बात जरूर करती है। उसमें दिखाया गया है कि एक महिला कट्टा लेकर वो सीधे गर्दन उड़ा देती है। तो कूल है, फैशन, एक तरह का फैशन चल रहा है ये, लेकिन हम जैसे बुद्धिजीवी, हम इस फैशन को रोकेंगे जरूर अपनी मानसिकता के बल पर, अपने कार्यक्रम के द्वारा जागरूकता फैलाकर, क्योंकि पुरुष को भी समझने की जरूरत है। महिलाओं के महिलाओं की आकांक्षा है, महिलाओं के जो निजी अधिकार है, उसका दमन आप ना करें। आप समझें एक दूसरे को, और जब आप एक दूसरे को समझेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर इस तरह की कोई भी बात नहीं होगी। डॉक्टर इंदु के पास में आती हूँ। डॉक्टर शारदा, आप एक संदेश लेकर तैयार रहिएगा, क्योंकि सबके संदेश हमें चाहिए होते हैं। डॉक्टर इंदु, जो भी बातें हुई इस पटल के माध्यम से, मानसिकता चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, नुकसान दोनों परिवार का होता है, चाहे लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो। समाज का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है जब इस तरह के केसेस आते हैं। चाहे बच्चों के साथ बलात्कार कर लिया, चाहे महिलाओं को मार दिया, या पुरुषों के साथ इस तरह हुआ, कारण चाहे जो भी हो, इज्जत हर हाल में जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इसको रोकना चाहें या समझने की कोशिश करें, तो हम क्या समझें और कैसे इन सब बातों पर अंकुश लगाया जा सकता है? क्या कहती हैं आप? आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है? वास्तव में मैं तो ये कहूंगी कि हमारे परिवारों में आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, नैतिक शिक्षा का अभाव हो चुका है। परिवार में माता पिता के पास उतना समय नहीं है, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कर सकती है, कि एक ऐसे झूठे भुलावे में आकर माता पिता बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे, स्पेशली लड़कियों का उतना ध्यान नहीं देते कि कर लेगी। तो उनमें नैतिक शिक्षा का अभाव होता है, वो क्या करे कैसे करे। माता से वो अपनी बात करती नहीं, क्योंकि माँ कभी पूछती नहीं उनसे कि उनको क्या समस्या है। आपस में कम्युनिकेशन गैप है, वो भरना बहुत जरूरी है। यदि वो नहीं होगा तो उसके मन में घुटता रहेगा, एक प्रकार से वो तनावग्रस्त जीवन जी रही होगी। ऐसी स्थिति में वो किसी बाहर के व्यक्ति से, जिसे वो लगता है कि हमारे घर में आता जाता है, या हमारा संबंधी है, या हमारा हितैषी है, वो उसके मन में अपना है, उसे लगता है इससे मैं इस बात को कर सकती हूँ। वहां यदि उसे अच्छा, संभ्रांत या एक योग्य समाचार देने वाला, या उसको समझाने वाला, उसकी समस्या को समझकर निदान बताने वाला मिलेगा, तो उसकी जिंदगी में कोई इस प्रकार का हिंसात्मक विचार आएगा ही नहीं। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो फिर उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। उस स्थिति में उससे चाहे जो भी कराए, खुद करेगा चाहे बदनाम उसको कर देगा। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे परिवार में माता पिता को बच्चों को नैतिक शिक्षा दे, कि वास्तव में यदि किस तरह का कोई भी है कार्य करोगे अनैतिक या गलत, जो तुम्हारे ही ऊपर उसका विपरीत प्रभाव डालेगा, तो उससे तुम ही नहीं अपना जीवन नर्क बनाओगी, उसमें सारे परिवार का, सारे नारी समाज का नाम आएगा कि आजकल नारियां महिलाएं ऐसे हो रही हैं। तो तुम एक नहीं हो, तुम अनेक हो। और हमेशा याद रखो कि कहा भी कहते हैं कभी एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी। क्यों? क्योंकि तुम में मातृत्व की शक्ति है जो और कहीं नहीं है। तुम बच्चों का पालन पोषण कर सकते हो, एक अपनी संतति समाज में लाकर उसको एक अच्छा नागरिक बना सकती हो, एक अच्छी महिला बना सकती हो, जो इस प्रकार की कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाए या उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करे।
एक हमारी वैचारिक कमी है। हम जो सोचते हैं उसे हम लिखते नहीं। यदि हमने सोचा उसको तुरंत लिख लिया तो हमें अपनी गलती पता लग जाएगी। बहुत बार होता है हमको कविता की कोई लाइन लिखते हैं, अरे ये गलत कैसे लिख दिया, इसमें तो यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कुछ अभाव है, या इसमें हमने कोई उपमान और वो उपमेय गलत जोड़ दिए हैं। लिखना बहुत अच्छा है, उसे लिखने से भी पता लग जाएगा। आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पर ऐसा समय मुझे नहीं लगता कि आजकल बच्चों के पास है या वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनके जीवन के कार्यकलाप हैं, वो थोड़े बदल चुके हैं, क्योंकि उनमें किसी का भय नहीं है। व्यक्ति कानून से डरता है, वो उनके मन से भय निकल चुका है, वो ये जान चुके हैं हमारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो सकती, वो सब पुरुषों के लिए है। जाने अनजाने वो कुछ भी करती है। मेरा बाप कौन है? ये हाँ बिल्कुल सही है, हाँ एकदम बिल्कुल सही कह रही है। हाँ तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन है? अब बाप तुम्हारा पुलिस अधीक्षक है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो बाप है, तुम नहीं हो। तो इसलिए ये भी बताना चाहिए कि आपके परिवार में आप में कौन क्या है, आप स्वयं क्या है, ये आत्मविश्लेषण करें कि मैं क्या हूँ, मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ, मेरा कोई भी कार्य मेरे ऊपर। बात आपने कही कि आपका आपके पिता चाहे जो भी जिस बड़े पद पर है, आप नहीं है। मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहती हूँ। मैं इंदु जी ये सवाल आपके लिए था, जवाब शारदा जी ने दिया। चलो कोई बात नहीं, आपसे भी मैं पूछूंगी। और टीना जी संदेश के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है, हमारे पास 2 से 3 मिनट का समय है, उसी में अपनी बात खत्म करनी है। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि अगर मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा तो मैं अपनी गाड़ी में आपको नहीं बिठाऊंगा। इसलिए नहीं बिठाऊंगा क्योंकि वो पारिवारिक गाड़ी नहीं है, वो सरकार की गाड़ी होगी। तो एक मानसिकता है बच्चों के अंदर, हमने वो चीज डाल दी है कि तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं जाना, तुम्हें किसी चीज को मिसयूज नहीं करना है। तो ये नैतिक शिक्षा की बात हो रही थी, इसीलिए मैंने इस बात का यहाँ पे जिक्र किया कि नैतिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। पहले हमारे एनसीईआरटी में नैतिक शिक्षा की किताब आती थी, उसमें नैतिक शिक्षा के सारे ज्ञान होते थे। आजकल वो किताब गायब हो गई है सिलेबस से, इसलिए शायद नैतिक शिक्षा और सोशल मीडिया का जो बोलबाला है आज के समय में, चीजें वहीं से बदलनी शुरू हुई है। डॉक्टर इंदु, लास्ट जो बातचीत है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ हमने सीखा और क्या हम इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपनी टिप्पणी रखें। और हमारे साथ रीता कौल जी जुड़ी हैं, उनका एक संदेश है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। इस हिंसा के पीछे मूल कारण क्या है वह देखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से हिंसक नहीं होता है। कहीं न कहीं वह महिलाएं किसी न किसी रूप से मानसिक पीड़ा के आघात में रह चुकी होंगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। दुखी मन हमेशा उलट काम करता है, चाहे वो शरीर दुखी हो, मन दुखी हो, आत्मा दुखी हो, आपका जो आपकी भावनाएं दुखी हो, तो वो उसका परिणाम होता है, हमेशा घातक होता है। और जो सैलाब आता है वो एक दिन में नहीं आता, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। तो डॉक्टर इंदु, अंतिम कंक्लूजन की बात अगर हम करें इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप क्या कहेंगे? आपका माइक बंद है, इंदु जी माइक खोल लीजिए। जी, जैसा कि इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर विषय रखा गया है, सुंदर तो नहीं है लेकिन आज के समय की आवश्यकता है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं, महिलाओं में बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति। आज के इस कार्यक्रम में की गई परिचर्चा के माध्यम से हमने विस्तार से इस पर बात की और जाना कि सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंट रोल है। महिलाओं के पीछे एक बैकबोन के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में पुरुषों की भूमिका ना हो करके एक बदले हुए स्वरूप में ये भूमिका हमको दिखाई दे रही है, जो कि हिंसा को बढ़ाने में एक तरह से हिंसा को बढ़ा रही है। महिलाओं का बदलता हुआ जो व्यवहार है, ये न केवल आज के जनरेशन
की मांग को देखते हुए, पश्चिमी प्रभाव को देखते हुए हमारे कंट्री में जो सोशल मीडिया कंटेंट्स और जो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें दिखाए जाने वाले जो कंटेंट्स हैं उनकी परिणति के रूप में भी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजकल सपने बिट साइज हो गए हैं, डिमांड्स बिट साइज हो गई हैं, हैप्पीनेस भी बिट साइज हो गई है। तो कंक्लूड करते हुए हम बिट साइज हैप्पीनेस को क्यों ना चूज करें, हम वर्तमान में जीने की बात क्यों ना करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है सोचना समझना। साथ ही साथ जैसे कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि बच्चों पर उसका गलत प्रभाव होगा इसलिए हम बच्चों को भी मना करते हैं, पर क्या हम खुद उस चीज से अपने आप को विलग कर पाते हैं? ये करना जरूरी है। या अगर विलग ना भी करें तो ये हमारी चॉइस होती है कि क्या क्या चीजें हम एक्सेप्ट करें, क्या क्या चीजें हम सीख के तौर पर लें। जैसे सावधान इंडिया की बात हम करते हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, मैंने बहुत सारे, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी इस ओर, मैंने जितने भी पार्लर्स में विजिट किया, ब्यूटी पार्लर्स में, खासकर फीमेल ब्यूटी पार्लर्स में मैंने विजिट किया, हर ब्यूटी पार्लर में यही चैनल चलता था, सोनी टीवी, जिसमें सावधान इंडिया जो मॉर्निंग टू इवनिंग जो है एपिसोड्स बैक टू बैक चलते हैं। ये रीजन मुझे लगता है, हालांकि ये एक शोध का विषय हो सकता है कि उस कई लोगों से मैंने बात भी की तो लोग कहते हैं कि नहीं, हम जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि आज की डेट में क्राइम कितना एडवांस हो गया है और हमको पता चलता है कि इससे अगर हमारे ऊपर ऐसी कोई चीज, ऐसी परिस्थिति आती है तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो ये तो इसका पॉजिटिव साइड हो गया। नेगेटिव साइड की बात करें तो क्या बुरा प्रभाव किन लोगों और की बचाना सीखते सीखते डॉक्टर इंदु बचाना सीखते सीखते हम करने लग जाते हैं। यस, और उसी को रोकना जरूरी है। साथ ही साथ इस परिचर्चा के माध्यम से हमने समाधान पर भी बात की, तो समाधान हमारा इंट्रोस्पेक्शन है। हम इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद की सोच का इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम कहाँ तक जा सकते हैं जब हम एंगर में हो, जब हम कुंठा हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, कितनी गहराई तक दबी हुई है, उसको निकालने का हमने प्रयास किया या नहीं। ये चीज हम खुद के लिए भी करें और औरों में भी इस बारे में जागरूकता फैलाएं। इस तरह से इस एपिसोड के माध्यम से हमने इस समस्या को सुधारने के लिए जितने प्रयास किए जा सकते हैं उस पर बातचीत की, और भी बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। इन एडिशन टू दैट मैं ये जरूर जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये विषय परिचर्चा में बीच में आया था कि पुरुष जो है अभी पीड़ित हो रहे हैं, और पुरुष पीड़ित ही कहते हैं। हालांकि आज फादर्स डे है, सभी पिताओं को नमन, सभी पिताओं को साधुवाद। उनसे मैं ये कहना चाहूंगी खास तौर पर कि ये मिथ या मिथ्या न फैलाएं कि पुरुषों के लिए कानून नहीं है। जो कानून महिलाओं के लिए है वही कानून पुरुषों के लिए भी मौजूद है। सिर्फ पूर्वाग्रह जो है महिलाओं के पक्ष में अधिक है, इसलिए उनकी आवाज जो है वो दब जाती है। तो इसलिए अपने आप को पीड़ित न समझे, महिलाएं और पुरुष जो है वो सभी बराबरी के हकदार हैं यदि नियमों और कानूनों की बात आती है। साथ ही जी बोलिए कहना चाहूंगी कि अगर आंचल आग हो जाए तो घर जलने में देर नहीं लगेगी। उठो, लड़ो अपने अधिकारों के लिए, राह चुनो, शक्ति बनके ममता की मूरत बनो, न कि किसी के डर का चेहरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आपने कही हिमश्वेता जी। आखिरी वचन क्या होंगे आज के कार्यक्रम के माध्यम से, आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जी हिमश्वेता जी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ कि परिवार में एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन मेरा दूसरा एक रुख है कि मुझे लगता है कि बच्चों को सिखाने से पहले आज कल माँ बाप को खुद को बदलने की जरूरत है। उनको एक ऐसा मित्रतावत व्यवहार घर में देना चाहिए, वातावरण, कि जब बच्चा अकेला हो, उसका दिल टूटा हुआ हो, वो दुखी, परेशान और डरा हुआ हो, तो वो बाहर मदद के लिए ना झांके। उसे पता हो कि घर में जो वो रह रहा है
उसके माता पिता, उसके भाई बहन या उसकी दादी बाबा या उसके जो भी ताऊ जी ताई जी हैं, वो उसको समझेंगे, उसको सही सलाह देंगे, और चाहे वो कोई गलती भी करके आया है उसे उसका पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर हम ये चाहते हैं, हम ये जान रहे हैं और देख रहे हैं कि समाज बदल रहा है, हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया ने बच्चों की मानसिकता पर इतना प्रभाव या दुष्प्रभाव डाला है, तो जब जनरेशन चेंज हो रही है तो उस जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बड़े अपने व्यवहार को, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, हमारा जो तरीका है बच्चों को डील करने का, उसमें डिक्टेटरशिप की बजाय मित्रता नहीं लाएंगे, एक समझ नहीं लाएंगे, तो हम चाहे कितने भी प्रयास कर लें, हमारे बच्चे गलत राह पे ही बढ़ेंगे। क्योंकि परिवार एक जड़ की तरह होता है। अगर किसी पेड़ की जड़ें जो है वो सड़ जाएं या वो खराब हो जाएं या वो उस जड़ से अलग हो जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि हमें जड़ों पे काम करने की जरूरत है, और हमारे पूरे भारतीय समाज की जड़ शुरुआत से लेके आज तक परिवार रहा है, और परिवार में बड़ों के जो डिसीजन होते हैं, बड़ों के जो कार्य होते हैं, उसका फल आगे तक की जनरेशन भुगतती है। जैसे कि भीष्म पितामह की चुप्पी ने महाभारत का युद्ध करा दिया। अगर वो सही समय पर उन्होंने सही बात कही होती, महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर राजा दशरथ ने एक गलत अपना प्रॉमिस नहीं किया होता केकई से, या उसे समय पर तोड़ा होता, तो वो नहीं होता जो हुआ। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो बड़े हैं, अगर वो सही समय पर सही कदम ले सकते हैं, अपना रवैया लचीला बना सकते हैं, बच्चों की ओर एक समझ और सोच भरा एक मित्रवत हाथ बढ़ा सकते हैं, तो हम अपने समाज में होने वाले सभी तरह के क्राइम्स को, चाहे वो पुरुषों के प्रति हो रहे हैं, स्त्रियों के प्रति हो रहे हैं या बच्चों के प्रति हो रहे हैं, उसको हम बदल सकते हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसे आजकल लेस्बियन या गे इशू भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उसमें भी ये समस्या है कि बच्चे घर से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़का गे है, उसके माता पिता को पता चला, उन्होंने उसे बहुत पीटा और वो जाके घर से भाग गया और उसे किसी अनाथालय में रख लिया गया। अब जब माँ बाप लेने आ रहे, माँ लेने आई, तो बच्चे का यही कहना था कि मैं नहीं जाऊंगा। किसी को नहीं पता था वहाँ क्या इशू है। हम लोग वहां पे गए हुए थे अपना योगा सिखाने के लिए। मैंने बच्चे से बात की तो उसके पास कोई कारण नहीं था कि वो घर क्यों नहीं जाना चाहता। देन मैंने उससे कहा कि तुम्हारे दोस्त हैं, कौन है? उसने कहा मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा है। सडनली इट स्ट्रक टू मी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मैंने कहा ओके। मैंने कहा आर यू गे? सो उसने आंखें नीचे कर ली, उसने कहा यस। तो मैंने कहा पापा ने इसीलिए मारा था बहुत ज्यादा? ही सेड यस। तो मैंने कहा तुम इसीलिए घर वापस नहीं जाना चाहते? उसने कहा यस। तो इस तरह की समस्याएं माँ बाप भी झेल रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि उनको भी इन चीजों को समझने में समय लगेगा, लेकिन जब तक एक हम समझ भरा एक व्यवहार या रवैया नहीं अपनाएंगे, नहीं समझना चाहेंगे, हम नहीं समझ सकते, तो किसी काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें, तब हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज ये सारी बातें हमारी कोरी की कोरी रहेंगी, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जो हम बच्चों को उपदेश देना चाहते हैं वो समझ पहले हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम बच्चों से एक समझदार भरे मित्रतावत का तरीके का व्यवहार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा व्यवहार करेंगे। बिल्कुल, अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम बहुत लेट हो चुके हैं। डॉक्टर शारदा, 1 मिनट के अंदर क्या संदेश है आपका? बहुत कम समय है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा संदेश है कि वास्तव में हमें नारियों को सशक्त बनाना चाहिए, क्योंकि शारीरिक रूप से वो कितना भी कह लें उतनी शक्ति उनमें नहीं है। वो उसको पहचान, अपने अंतर मन को पहचाने और अपने मानसिक संतुलन को बनाकर रखे। हर परिस्थिति में वो अपने परिवार से सहयोग लें, किसी अन्य से नहीं। वही बताएंगे कि वास्तव में उनके लिए दूरगामी परिणाम किस काम से अच्छा होगा, उनके हित में होगा, समाज के हित में होगा, परिवार के हित में होगा। किसी दूसरे की सलाह कभी नहीं लेनी चाहिए और अपना नैतिक स्तर बनाकर रखें, स्वयं को सशक्त समझें। मैं एक जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है, मैं तो वही बताना चाह रही हूँ आपको। मैंने अभी भी लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। दिखाओ कि मैं बहुत आराम से रह रही हूँ, लेकिन जो तुम्हारा मन है उसमें अनेकों विचार मस्तिष्क में उठ रहे हैं।
जो तुम्हें उसी स्थिति में प्रसन्न रखने का और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रकार के झगड़े, हिंसात्मक प्रवृत्तियां पनपना, ये सब समाज के लिए, केवल एक नारी ही नहीं, संपूर्ण समाज के लिए अहितकर है। ये एक ऐसा विष है जो धीरे 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 समाज को खोखला कर देगा। अंत में हम शायद उन्हीं देशों में पहुंच जाएंगे, वही ऐसे रही हो जाएंगे जहां किसी प्रकार के किसी संबंध का कोई मान्यता है ही नहीं। तो हम भारतीय हैं, अपनी परंपरा और संस्कृति को अपनाते हुए आगे चलें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टीना जी, अंत में इतने क्या कहेंगे? सुंदर विषय देने के लिए बहुत अच्छा लगा वास्तव में। एकदम बर्निंग टॉपिक थोड़ा होता है तो मन करता भी है कुछ करने का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो देखिए बच्चों की परवरिश पे तो काफी बात हो गई कि घर हमारा सेफ स्पेस होना चाहिए। हमने इस बारे में भी बात करी और इंदु जी ने ये बात बहुत सुंदर तरीके से बोली कि आप अपना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कहाँ तक मैं जा सकती हूँ, कहाँ तक अपने आप को दबा रही हूँ, उसको पहचानिए, स्वयं को पहचानिए। तो मेरा लास्ट अवदान यही रहेगा, क्योंकि आप सबने इतनी अच्छी बात कही है। लास्ट 2 पॉइंट्स है मेरे, क्विकली बताऊंगी। एक, अपने आप को जानो कि किस सिचुएशन में मैं क्या कर जा सकती हूँ, स्पेशली लड़कियों के लिए, और उस रिलीज मैकेनिज्म को पहचानो। हेल्प मांगो, गेट काउंसलर्स। मैं इस बात को समझती हूँ कि परिवार के अंदर हेल्प मांगनी चाहिए, मगर कभी कभी कंफर्ट नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, तो हेल्प लीजिए, काउंसलर्स के पास जाइए, दे फ्रेंडली पीपल। आइए, बात करिए, एक बच्चे की तरह बात करेंगे, हम तुमसे फ्रेंड की तरह बात करेंगे। आपके पेरेंट्स को आपकी सारी बातें नहीं बताएंगे, मगर आपके मन का वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हम छोटा बनाएंगे, ताकि आपको उतने दिनों तक अपने आप को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है और आप अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं, नंबर 1। और ये टैबू हटाइए कि आप काउंसलर के पास बच्चे को भेज रहे हैं या हैप्पीनेस कोच के पास बच्चे को भेज रहे हैं, तो पता नहीं आपके बच्चे के साथ तो कुछ गड़बड़ है, पहली चीज। दूसरी चीज, लड़का और लड़की में कहने की बातें हैं, सब बराबर है, हमारे तो तुझे बराबर है, कहने की बातें मत करो। सच में घर में डिक्टेटरशिप बंद करो, लड़कियों के लिए अलग रूल, लड़कों के लिए अलग रूल करना बंद करो। जब वो देखेंगे कि घर में उस तरह से उनको बड़ा किया जा रहा है, बराबरी से बड़ा किया जा रहा है, उनके दिमाग में जो उल्टी पुल्टी भावनाएं आती हैं वो खत्म होंगी। और दूसरा, अगर घर आपका सेफ स्पेस होगा तो आप पापा को पूछेंगे इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ, आप बात करेंगे, बच्चों को एनकरेज करिए टू क्वेश्चन योर बिहेवियर ऑल्सो, कि आपने मम्मी से ऐसे कैसे बात करी। उसका जवाब थप्पड़ नहीं होना चाहिए, उसका जवाब ये होना चाहिए, बैठो बेटा समझाता हूँ, और अगर सॉरी बोलना पड़े बोलिए। पेरेंट्स हैव टू चेंज देयर बिहेवियर, सो दैट इज व्हाट इट इज। औरतों को अपना रिलीज मैकेनिज्म रेगुलर बेसिस पे अपना एम्बेड करना चाहिए अपने लाइफ में। टाइम टू टाइम अपने शरीर का ध्यान रखिए, हर दिन मॉर्निंग फ्रेश एयर में जाइए, ताकि वो जो सारी चीजें आपके साथ हो रही होंगी उनको तो हम नहीं बदल सकते, मगर आप उसका रिएक्शन बदल सकते हैं। बहुत सुंदर परिचर्चा रही आज। डॉक्टर शारदा मिश्रा, टीना जी, हिमश्वेता जी और डॉक्टर इंदु, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इतने सुंदर विषय, इतना सुंदर विषय मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महिलाएं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत कोमल हैं, और महिलाओं के बदलते स्वरूप को न समाज एक्सेप्ट कर पा रहा है, न हम स्वयं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हमें भी लगता है कि नहीं, हम ऐसे तो है नहीं, हम ऐसे कैसे बनते जा रहे हैं। तो परिचर्चा का उद्देश्य यही था कि हम एक जागरूकता के लिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं कि हम कितने इस विषय को लेकर हम कहीं अपना मुंह नहीं छुपा रहे, हम सामना कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। अगर हमारे अंदर ये कमी है तो उस कमी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आज की जो चर्चा रही वो बहुत अच्छी रही। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर संदेश भी आपने दिया। कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी होता है। देखिए, चर्चा करना बहुत आसान है, लेकिन चर्चा करके अगर समाधान हम ढूंढने की कोशिश करें, यही बहुत बड़ी बात होती है। और हिंदी साहित्य संस्थान के द्वारा पिछले 3-3.5 वर्षों से लगातार ये परिचर्चा चल रही है। हर रविवार शाम 7 बजे हम परिचर्चा लेकर आते हैं। अब तक 179 एपिसोड हमारे आ चुके हैं, 179 एपिसोड। अब आप समझिए कि कितने विषय पर हमने चर्चा कर ली। कभी कभी विषय मुझे याद नहीं होता, सोचना पड़ता है कि अरे इस विषय पे तो बात हो चुकी है, क्योंकि हमने बहुत विषय लिए।
179 विषय लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, ये अपने आप में हमें गौरव की अनुभूति होती है कि हम समाज को कुछ दे पा रहे हैं। तो आज की परिचर्चा का कंक्लूजन यही निकला, इसका जो सारांश है, या हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ समाधान दे पाए। बस यही है, पुरुष को भी महिलाओं की जो मनस्थिति है उसको समझने की जरूरत है, महिलाओं को भी पुरुष की मनस्थिति समझने की जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक है, हमें साथ साथ चलना है, क्योंकि संस्कृति और प्रकृति और वो जो सृष्टि है वो ऐसे ही चलेगी। ईश्वर ने हमें बनाया है एक दूसरे के साथ चलने के लिए। भावनात्मक लगाव बहुत जरूरी है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जहां ये सारी बातें आती हैं वहां पर हिंसा जैसी कोई भी बात नहीं होती। इसी आशा के साथ आज हम विदा लेते हैं। अगली बार फिर नई परिचर्चा के साथ उपस्थित होंगे। दीजिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार आप सभी। बहुत आपका आभार, आपका हमें बुलाने के लिए आभार, ऐसे जलते हुए ज्वलंत विषय को परिचर्चा में शामिल करने के लिए। धन्यवाद।